जय हिंद एवरीवन। फाइनली काफ़ी दिनों बाद यार यूट्यूब के ऊपर वापसी हो चुकी है। काफ़ी बढ़िया सेशन के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। अपनी जो इंट्रोडक्टरी लाइन है यार वो तो मैं बोलना भूल गया। जय हिंद एवरीवन, माय फायर हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स एंड यू वॉरियर्स। ठीक है, यू ऑलवेज गोना बी माय वॉरियर। इतना टाइम का जो अभी तक ब्रेक लगा था उसमें मतलब मेरी तरफ से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने बढ़िया तरीके से नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर लिया होगा। आज हम लोग एक नए पड़ाव की शुरुआत करने के लिए उतर चुके हैं जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। एक ऐसा पार्ट जिसको ऐसा कहा जाता है कि चैलेंजिंग होता है एनडीए सीडीएस एफकेट के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे मतलब अभी जो अपना चैनल है इट इज़ ओनली एसोसिएटेड विद द एनडीए एग्जाम। ठीक है, आगे चल के और भी अपन डील कर रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और भी अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको अपन बढ़ाएंगे, अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसको अपन इंक्रीज करेंगे, अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे। बट करेंटली दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्या एनडीए के साथ डील करता हूँ, मगर एनडीए के जितने भी यहाँ पर जीएस के टॉपिक्स हैं जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे सीडीएस से रिलेटेड हैं। और बहुत सारे सीडीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी मेरा सेशन यहाँ पर आकर लगाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़े हाई लेवल की चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ, कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा गौर फरमाता हूँ। और इसलिए यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं डायरेक्टली वहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी और के लिए स्टेटमेंट्स वाले सवाल और बाकी जो assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस दैट रिक्वायर्स लॉजिकल रीजनिंग एंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, हो सकता है बाकी लोगों बाकी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आए। मगर यहाँ पर यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, इस सेशन को पूरा खत्म करते हो, इट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग एंड टोटली गोइंग टू बी इन योर फेवर। पूरे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और जो सलाह मैं आप सभी को देता हूँ, जो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताने वाला हूँ यार, उससे पूरा का पूरा जो यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है हलवा बनने वाला है। 3 पार्ट होता है बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी के। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट का नाम होता है क्लाइमेटोलॉजी, जो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत। अभी ऐसा है कि पहले ऐसा होता था कि इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और उससे कम आते थे फिजिकल ज्योग्राफी और उससे कम वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है कि क्लाइमेटोलॉजी अभी कंपीट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को, और इंडियन ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, वास्ट है, मगर क्लाइमेटोलॉजी 2 पार्ट में खत्म कर देंगे अपन, पता है आपको। तो क्लाइमेटोलॉजी बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप सभी को पता है 6 से 7 यहाँ से क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, बढ़िया तरीके से हलवा बनाते हैं। सो सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन द फेस एंड गेट रेडी टू फेस। ठीक है, चलिए क्या लिखा है भाई? अरे हाँ यार, ये मैं देख रहा था एंड व्हाट एन अमेजिंग एडवर्टीजमेंट आई केम अक्रॉस। ठीक है, पढ़ो आप यार, जरा लाइन से पढ़ो आप जरा। क्या ये जो अंडरलाइन है ना, मेरा पढ़ाया हुआ नोटबुक से 75 से 85 सवाल नहीं लड़ा तो जहानाबाद के अरवल मोड़ के बीच चौराहे पर जिंदा जला देना। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ यार, यदि कुछ समझ में ना आए तो जिंदा जला देना। बाकी हाँ, ये कह सकता हूँ विद्यार्थी ही मेरा भगवान है, विद्यार्थी की सफलता ही हमारी पूजा है। अच्छा ओके, तो भाई इतना मैं सिर पर नहीं चढ़ा कर रखता हूँ। आई जस्ट से वर्क इज वर्शिप, काम मेरा भगवान है, दैट्स इट, वही मेरी पूजा है, दैट्स इट। ठीक है, विद्यार्थी भगवान और ये सब नहीं भाई, सबके भगवान एक ही है, ऊपर वाले। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के सामने, ठीक सामने, अच्छा एग्जैक्टली बता रहे, ठीक सामने जहानाबाद। बहुत बढ़िया भाई, अपन भी ऐसे ही ऐड करेंगे यार जितनी भी आपके चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, खैर पहला वाला सेशन में तो ऐसा कोई चैलेंजिंग टॉपिक लिया नहीं, आखिरी में आएंगे इसके भी चैलेंजिंग टॉपिक, मगर यहाँ पर आप सभी को हैंड रिटन कंटेंट भी मिलेगा, भी बोला हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लिख कर यहीं पर स्लाइड में लगा कर दे दिया, ना बच्चे को समझ में आ रहा है ना कुछ आ रहा है। और क्लाइमेटोलॉजी में ऐसा कोई मैप वगैरह से रिलेट करने की अभी जरूरत नहीं है। मैप के सवाल आते नहीं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि भैया मैप से रिलेट कराओ। अरे भाई, आसान मतलब कठिन चीजों को आसान बनाना मेरा काम है, उन कठिन को और भी ऐसी मजबूरन और भी उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड ना करना मेरा काम नहीं है कि आप उसको कर ही ना पाओ। ठीक है, मैप्स की बारी जब आएगी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको करवा दूंगा, दैट्स नो इशू। मगर हर कहीं पता है उड़ता हुआ तीर में नहीं लेना पसंद करता हूँ। जो क्वेश्चन अभी सीधे आ रहे हैं यहाँ पर, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी के, तो मैं स्टैटिक ही कराऊंगा ना, सीधा ऐसे कैसे मैप लेकर आ जाऊं और मेरा जो मन कर रहा है वो लेकर आ जाऊं। वो क्वेश्चन सीडीएस में आता है, जो आप मैप की बात कर रहे हो ना, अभी एनडी में ऐसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी बढ़िया चीजें हैं, सारी चीजें आप सभी को मिलने वाली है। इट विल बी गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू नोट डाउन एंड स्टेप्स टू लर्न, जो कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने वाला है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई चीज पढ़ने वाले हैं काफी बढ़िया तरीके से, एकदम जोश के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड एट ऑल, कहीं पर भी आपको बोर्डम नहीं देखने को मिलने वाला है।
और जितने भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो ये हैं: गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर बेल्ट। बहुत ही बढ़िया यार, ठीक है। जिनको भी नोट्स वगैरह वो जिनको भी जो सारे अनाउंसमेंट वगैरह एंड एवरीथिंग इसके रिगार्डिंग, दो हमारी चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना। मरून क्विज, जहाँ पर क्विज रेगुलरली यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, जहाँ से आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। आप एक ऐसा होता है ना कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक में ना घुसे रहना, बट अलग अलग मल्टी टॉपिक्स के ऊपर एक वर्सेटाइल नेचर में अपनी तैयारी करना। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डलते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बढ़िया लेवल के, जिनको आप एक्चुअली में प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये तो आपके द्वारा बनाई हुई फैमिली है यार, इसको मैं क्या ही कह सकता हूँ। ज्वाइन कर लेना, चैनल है कपिल भैया के नाम से, स्टार्ट, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। सर क्या आप एक्टिंग करते रहते हो? ये पेपर जरा साइड में रख दूं यार, ये इंटरव्यू वगैरह लेना रहता है ना हमको, मॉक इंटरव्यू, तो जरा उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग के समझ के बाहर है, जरा रिटन एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद अपन इंटरव्यू भी खेलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल चलिए। सीधे क्वेश्चन आ गया यार यहाँ पर तो, ठीक है, सवाल आ गया, क्या करो यार, ठीक है, आंसर करते हैं और क्या। व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है। अर्थ के अराउंड क्या है? गैसेस की लेयर है। अर्थ के अराउंड गैसेस की लेयर कैसे है भाई? ये अर्थ है, ठीक है, ओके, बढ़िया है। इसके अराउंड ना ऐसे गैसेस की लेयर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसे करके गैस की लेयर। तो मैं आपको एकदम सटीक तरीके से बनाने का ट्राई करता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गैस की लेयर है, ठीक है। ये लेयर मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे कर करके लेयर यहाँ पर बनी हुई है, और भी ज्यादा है, ठीक है, 6 से 7 लेयर यहाँ पर होती है टोटल। इसको पता क्या बोलते हैं? इसी को तो बच्चे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हाँ, घबराओ मत, अपन सारी चीजें करेंगे। वो तो मैंने सीधे आपके सामने क्वेश्चन डाल दिया, ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा नहीं, वो तो मेरे को क्लैरिटी आपको दिलानी थी, इसलिए। यहां पर क्या बोला है कि अर्थ का जो पृथ्वी का टेम्परेचर है इज क्वाइट स्टेबल, काफी स्टेबल है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय डैश, ठीक है। हम एक ऐसी चीज से सराउंडेड है विच अलाउज द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट इनटू वार्म द अर्थ, ठीक है। एक ऐसी चीज से हम लोग को एक ऐसी चीज ने हमको सराउंड करके रखा है जो कि हमारी अर्थ में ना ज्यादा लाइट आने देती है ना कम लाइट आने देती है, मतलब जितनी हमको नीड है उतनी आने देती है। ऐसी कौन सी चीज है वो? इसको बोलता है एटमॉस्फेयर। तो आपको तो समझ में आ गया होगा यार एटमॉस्फेयर क्या होता है। नहीं भी आता है तो मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर देखिए, ये अर्थ के ऊपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, सारी की सारी चीजें जो गैसेस का एक प्रॉपर बंडल कवर करके रखा है, एनवेलप करके रखा है, ठीक है, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब कि द एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ गैसेस, ठीक है, इट इज द स्फीयर ऑफ गैसेस दैट एनवेलप्स, ठीक है, इट एनवेलप्स द राउंड, ठीक है, इट एनवेलप्स द राउंड, मतलब अर्थ को पूरा का पूरा राउंड यहाँ पर क्या करती है? एनवेलप करके रखे। एनवेलप करना मतलब कवर करना। और देखो, कभी भी एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो उसमें एयर जो है, एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास, ठीक है, एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है? यदि ये यहाँ पर अर्थ है, मैं यहां से ऊपर जाते जा रहा हूं, तो आपको पता है 32 किलोमीटर की हाइट तक ना, यहां तक भाई आपका 99% एयर मास आपका खत्म हो जाता है। मतलब 99% जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एयर मास है। एयर मास की बात कर रहा हूं, एयर का जो मास है वो तो 32 किलोमीटर तक प्रेजेंट है, उसके बाद फिर बाकी का बचा हुआ। मतलब कि एक्चुअली में जो कंसंट्रेटेड मास है, जो पार्टिकल्स हैं, जो वेपर है, वो कहां पर कंसंट्रेटेड है? एट द लोअर लेयर, मतलब नीचे, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब एयर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं यार। देख, एयर क्या होता है? कलरलेस, ओडरलेस। कलरलेस जिसका कलर नहीं है, ओडर का मतलब क्या होता है? स्मेल, ठीक है, स्मेललेस, ठीक है। व्हेन इट स्टार्ट्स ब्लोइंग इट इज कॉल्ड विंड। यही जब एयर है ना, जब ये विंड मतलब ब्लो करने लगती है ना, व्हेन एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग इट इज कॉल्ड विंड, उसको हम लोग विंड बोलते हैं। तो भाई देख, तेरे को क्लियर क्या हुआ यहां से? एक चीज तेरे को क्लियर हुई कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ओके, ऑल गुड, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता चला कि एयर उसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आपको पता चला कि विंड क्या होता है, ठीक है। ये 3 चीजें काफी बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर पता चल गई है। अब कुछ गैसेस के नाम, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अपन दिमाग में रख लेते हैं कि कहां तक कितना प्रतिशत प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ऑक्सीजन इज एन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। मतलब 120 किलोमीटर की हाइट के बाद ना, जो ऑक्सीजन है एकदम ना के बराबर होती है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये सिर्फ 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें अपने दिमाग में रखना कि 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। CO2 और वाटर, ये जो CO2 और वेपर, ठीक है, ये कहां तक है? दे बोथ आर प्रेजेंट, दे बोथ आर फाउंड ओनली अप टू द हाइट ऑफ 90 किलोमीटर,
ठीक है, 90 किलोमीटर की हाइट तक। और जो ऑक्सीजन है ये मौजूद है 120 किलोमीटर की हाइट तक। ठीक है, इंशाल्लाह आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काफी बेहद खूबसूरत हैंड राइटिंग में आप किसी को खत भेज सकते हो। गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आप किसी को मतलब आप यहाँ पर सारी के सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से कर लेना। जवान फिसल जाती है यार, क्या करो। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ना बहुत आना चाहिए भाई, हर इंसान को आगे बढ़ते आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना आसान नहीं है मगर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, जो आपको हार्ट ब्रेक मिला है ना NDA-2 2025 में, पूरी बात सुना करो। NDA-2 2025 में, ठीक है, द हार्ट ब्रेक दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम NDA-2 2025 और CDS-2 2025, इट्स टाइम टू कम बैक। ठीक है, फोड़ देना है भाई NDA-1 2026। मेरे साथ अपनी जर्नी कवर कर रहे हो ना, एज इट इज सेम सवाल पूरे के पूरे कंटेंट से आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखो भाई, देखो, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये समझा दिया, एयर समझा दी, ठीक है, विंड समझा दी, क्या बढ़िया तरीके से एकदम आराम से। ठीक है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हद से नहीं गुजरना है भाई, स्टे इन योर लिमिट्स। क्यूट बनना है, डैश नहीं। समझने वाले समझ गए होंगे, मेरी बात सुनिए सारे के सारे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर बना कैसे। ये जरूरी नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर समझना जरूरी है भाई, मजा आना चाहिए ना यार। ठीक है, समझो मेरी बात, कैसे बना एटमॉस्फेयर। भाई पता है एटमॉस्फेयर अर्ली स्टेज में ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म हुआ, खतरनाक वॉल्केनिज्म। ठीक है, तो जब अर्थ अपने प्रिमिटिव स्टेज में थी, अर्थ की प्रिमिटिव स्टेज मतलब जब अर्थ बनी थी, ठीक है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना, बस समझ के एक तरफ कर। तो उस टाइम पर बहुत वॉल्केनिज्म हुआ। वॉल्केनिज्म का मतलब क्या होता है? वॉल्केनिज्म का मतलब ये होता है बच्चे कि ये वॉल्केनो है और ये फट रहा है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। वॉल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत सारी चीजें निकलती है। वॉल्केनो एक सेपरेट टॉपिक अपन पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, बिल्कुल भी लोड मत ले। तो अर्ली अर्थ ने क्या एक्सपीरियंस करा? इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर वॉल्केनो काफी सारी गैसेस यहाँ पर रिलीज करी, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया। ठीक है, ये सारी गैस यहाँ पर रिलीज करी, बट नो फ्री ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। तो बेसिकली पता, हम एटमॉस्फेयर बनना मतलब हम यहाँ पर इनडायरेक्टली ये पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर में आई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझो। जिस खूबसूरती के साथ मैं अपने विचार आप सभी के सामने प्रकट करना चाह रहा हूं ना, उस खूबसूरती को यदि आप समझ गए ना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली और बहुत ही यादगार होने वाली। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। सारी की सारी गैसेस तो वहां से निकली मगर ऑक्सीजन नहीं निकली। तो अपन यहां पर क्या कंक्लूड करने वाले कि भैया ऑक्सीजन कैसे आई यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है फिर भाई, जब ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ये जितनी भी गैसेस आई ना ऊपर जाके कंडेंस हुई। अब जब ये कंडेंस हुई तो इन्होंने बना लिए क्लाउड। इन्होंने क्या बना लिए? क्लाउड। कंडेंसेशन होकर क्लाउड ही बनता है और आगे अपन पढ़ेंगे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ ना तो दिस कंटिन्यूअस कूलिंग कॉज्ड क्लाउड्स टू ग्रो डेंसर। ठीक है, ये जो क्लाउड है और भी ज्यादा डेंस हो गए, और भी ज्यादा थिक हो गए। ठीक है, क्लाउड सारे के सारे मोटे हो गए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? इट विल लीड टू रेनफॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ ओशन। अब जैसे यहां पर भाई बारिश होने लगी, ठीक है, ये बारिश होने लगी, बारिश क्या बढ़िया चीज है ना, ये बारिश की बूंदे हैं। ये लो भाई, ये बारिश हुई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहां पर कोई नीचे ऐसा एरिया होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसा डिप्रेशन वाला एरिया, तो यहां पर क्या पानी फेल हो गया, तो ये ओशन बन गई। मानकर चलो ये ओशन बन गई, तो ओशन भी बन गई भाई। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, ओशन तक का आपको समझ में आ गया। अब पता है यहां पर क्या हुई? यहां पर हुई एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म्स बने ना, दे वर सिंपली एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब कि इनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक, ठीक है, they are being carried out in the presence of oxygen and anaerobic respiration doesn't require any oxygen। तो यहां पर बिना ऑक्सीजन के यहां पर ये रिएक्शन हुई, रेस्पिरेशन हुई। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ने क्या प्रोड्यूस करा? CO2, मीथेन, और एटमॉस्फेयर रिमेन्ड रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ में आया?
अब सुनना, अब एटमॉस्फेयर तो हो रहा था, यहां पर रोल काय का आया साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया ओशन में इवॉल्व हुए, इन्होंने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करा, इन्होंने CO2 और सनलाइट का यूज करके ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में लेकर आ गए, और इनिशियली ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करी आयरन के साथ ओशन में, और इन्होंने आयरन ऑक्सीडेशन करा। अब धीरे धीरे करके ऑक्सीजन आई तो इकट्ठी हो गई, ठीक है। फिर अभी यहां पर क्या है, अभी यहां पर आप एक्चुअली में देखोगे फिर लेटर ऑन ऑक्सीजन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये इतनी पूरी की पूरी आपने कहानी देखी, ठीक है, मैंने काफी बढ़िया तरीके से आप सभी को समझाया। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको बस इतना रखना है कि पास्ट में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे, जो कि काफी लाइटर गैसेस ही मौजूद थी। पुराना जो हमारा इनिशियल स्टेज में जो हमारी अर्थ थी, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ थी, वहां पर सिर्फ इतनी ही चीज प्रेजेंट थी। फिर क्या एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म हुआ, गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वेपर एटमॉस्फेयर में आई, ठीक है। जब ये गैसेस आई तो कंडेंस होकर क्लाउड बने, क्लाउड बनने के बाद बारिश हुई, ठीक है। अब जब बारिश होने के बाद, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की मदद से यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, जिसकी वजह से O2 एटमॉस्फेयर में आई, दैट्स इट, खत्म, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। एनडीए एग्जाम को करने के लिए 3 चीज चाहिए, 3 चीज, बताऊं क्या? एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए 3 चीज चाहिए। धोखा बेसिक एलिमेंट है भाई, जब तक कोई धोखा नहीं देगा तब तक कैसे अंदर से आग आएगी, ठीक है। धोखा, जेंजी को रिलेट कर रहा हूं मैं, धोखा। वजह, धोखा वजह, ठीक है। और एक बढ़िया सा एजुकेटर, ये 3 चीज यदि आपके पास है तो समझो आपका पेपर क्लियर है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। 3 चीज क्या क्या है? एक है डिसिप्लिन, ठीक है, 1 इज डिसिप्लिन, ठीक है, अनदर इज डेडिकेशन, एंड थर्ड 1 इज डिटर्मिनेशन, और यू कैन से कंसिस्टेंसी। यदि डिटर्मिनेशन लिख देते तो 3D बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 3 चीजें? गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, ठीक है। गैस, वेपर और डस्ट पार्टिकल। सर अभी तो हम गैसेस, अभी तक हम गैसेस और वाटर वेपर को एक ही समझते थे, अब अलग समझना, अब अलग समझ, अलग है भाई ये, ठीक है, अलग हो रखे हैं ये। गैसेस पता है 2 प्रकार की है। एक प्रकार की गैस ऐसी है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है कि भाई इतनी मौजूद है तो इतनी है, ना कम ना ज्यादा, ज्यादा इनका प्रोपोर्शन इतना है। और एक ऐसी जो कि फिक्स्ड नहीं है, मतलब जो कि क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, जो कि वेरिएबल है। अब जैसे फिक्स्ड है, आपने सुना होगा नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ये सर ये तो हम सब ने पढ़ रखा है, ठीक है, ये दोनों तो हमारी क्या हो गई, ये फिक्स्ड गैस हो गई, कांस्टेंट गैस हो गई, तो बस इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन को प्लांट यूज करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, ऑक्सीजन कंबशन के लिए यूज होता है, कंबशन मतलब जलाने के लिए, ठीक है। वेरिएबल गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेरिएबल गैस है, पता है, ये फ्लक्चुएट होती है। ओजोन O3, अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये भी एक फ्लक्चुएटिंग गैस है, ठीक है। मीथेन, ठीक है, ये भी क्या है, CH4 वेरिएबल गैस है। तो आगे चल के यहां पर एक बढ़िया सी प्यारी सी एक लाइन लिखी है कि जो CO2 गैस है ना, एक उसकी बेहद बहुत बढ़िया एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाने वाली एक लाइन लिखी हुई है। यदि आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, मगर ये सेशन के लास्ट में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो CO2 है ना, इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब आपको इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब अभी नहीं पता, मगर अभी से सेशन के 20 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाली लाइन आपको इतनी बढ़िया लगेगी ना, इट विल टच द बॉटम ऑफ योर हार्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो CO2 है ना, इट पजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, एक्चुअली में करता है, इट पजेस ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर भी करता है, लिख लो, वाटर वेपर भी करता है। अब बात करें ओजोन की, तो ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये एज अ फिल्टर एक्ट करता है, और जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसकी थिकनेस डॉप्सन से मेजर करता है। छोरियां भी लाइक कि सनस्क्रीन दो यार, ठीक है, चेहरे पे लगानी है,
ठीक है, स्किन डैमेज हो जाएगी, यूवी रेस, SPF 50 30 वट एवर इट इज, वी लॉन्डे बी लाइक अरे भाई विटामिन डी मिल रहा है, सूरज तो अपना भाई है सूरज क्या है भाई, अपना विटामिन डी देता है भाई। विटामिन डी सुबह 8 बजे 9 बजे तक मिलता है बस, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चालू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सनस्क्रीन लगाता हूँ भाई, ना ना ना। जिस दिन इतना समय मिलने लग गया ना, तो समझ लेना हर दिन सेशन देखने को मिलने लगेंगे। ठीक है, चलो क्या बढ़िया क्वेश्चन आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस? कौन सी मेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यार ऑक्सीजन बहुत ही प्यारी गैस है यार, ठीक है, हमको जरूरत पड़ती है, ये ग्रीन हाउस गैस में कभी आ ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो याद रखना, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस एंड मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस। तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैस याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? अभी बताया यार, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर आउट करने के लिए ओजोन O3 काम करता है। अभी अपन ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसेस से मिलकर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। नियर द अर्थ सरफेस इट कंटेन्स मेनली, मतलब अर्थ के पास, नियर द अर्थ मेनली उसमें क्या मौजूद है, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली कौन सी गैस है? तो सर ज्यादा प्रपोर्शन में तो एक वो 78% वाली थी और एक 21% वाली थी। 78 वाली N2 थी और ये वाली O2 है, मतलब कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, बढ़िया सा। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस। ये आपको पता है यार, एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आएंगे नहीं, मगर कई बार क्या होता है यार कि इजीली कई बार मतलब पूछ लिए जाते हैं यार। और बच्चा जब हाई लेवल की चीजें पढ़ के जाता है ना, तो वही होता है, पढ़ाकू बच्चे से बहुत बड़ी गलती नहीं होती, बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होता है, उससे छोटी गलती होती, छोटी छोटी गलती। और जो तो नहीं पढ़ के जा रहा है वो तो है ही सेंटा के भरोसे। सेंटा प्लीज करवा देना जरा, ठीक है। कहीं भी हमको एफर्ट मारते नहीं आता है, बस आपके भरोसे बैठे हैं हम तो, ठीक है। पूरा साल भर ऐश करा है, लेटे पड़े हुए हैं आलस के चक्कर में, आखिरी में बस आप ही से उम्मीद लगाए बैठे। पता लगा सेंटा तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है भाई, कि सेंटा तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है और तुम सेंटा के भरोसे बैठे हुए, ठीक है। द अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन यार, ठीक है। सड़ा सा क्वेश्चन था, घटिया सा। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे के सारे को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब समझ रहे हो, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, डिसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.94% जहां तक है, CO2 0.004%, ठीक है। CO2 है सबसे कम, ये क्लियर है बिल्कुल सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। एयर में प्रेजेंट कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो भाई रेडॉन एक ऐसी गैस है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। पता है, क्रिप्टॉन और जेनन, ठीक है, दोनों की दोनों में मौजूद है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, रेडॉन नहीं है, ठीक है। तो रेडॉन नहीं है, ये याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैस कौन सी? परमानेंट, अब यहाँ पर परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। और आप देख लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है? नाइट्रोजन है। कितनी है? 78%। तो एक क्वेश्चन को कितने अलग तरीके से पूछा जा सकता है, सभी आपके सामने पेश कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये सेंटा है, बच्चा बोल रहा है सेंटा सेंटा सेंटा। अब ऐसा क्या लिखा था लेटर में कि सेंटा ने सीधा बंदूक निकाल ली? यहां पर लिखा है सेंटा NDA 1 2026 नजदीक आ रहा है। ठीक है, वॉल पार्टनर की जुगाड़ करवा दो। पता लगा सेंटा खुद सिंगल है।
ठीक है। ND1 2026 ND1 2026 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो सेंटा को लगा होगा कि भाई सिलेबस मांगेगा, सेशन मांगेगा। भाई ने बोल दिया कि वॉल पार्टनर की जुगाड़ करवा दो। समझो मतलब किस अलग ही मेंटालिटी का व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है यार? ठीक है, क्या है ये पता है क्या है? एक एलिमेंट आपने गैस खत्म कर दिया, ये है वाटर वेपर। ठीक है, ये है वाटर वेपर। ठीक है, दिस इज वाटर वेपर। वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, जो कि एल्टीट्यूड के बढ़ने से डिक्रीज होती है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड इज नथिंग बट हाइट। ठीक है, हाइट के बढ़ने से वाटर वेपर कम होती है। ये हाइट बढ़ेगी, वाटर वेपर कम होगी। ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर अर्थ के नजदीक प्रेजेंट है। ठीक है, और 5 किलोमीटर तक ये 90% मौजूद है। ऑन वाटर वेपर 90% जो वाटर वेपर है वो 5 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। 0 से 5% वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का, 0 to 5% वॉल्यूम एटमॉस्फेयर का, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करती है वो वाटर वेपर ही है। ठीक है, वो वाटर वेपर ही है। अब वाटर वेपर आती कैसे है? इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लिक्विड को काय में वेपर में चेंज करता है, बताया तो था। इवेपोरेशन ऐसी चीज है जो कि लिक्विड को काय में चेंज करता है, वेपर में चेंज करता है। तो वेपर बना तो मतलब वाटर वेपर आई। ठीक है, अब आप सुनना यहां पर क्या लिखा है? इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल पर जाओगे, ठीक है, तो ये डिक्रीज होती है, कम होती है। मतलब इक्वेटर पर ज्यादा है। पता क्यों है? देखो, आप सभी ने एक प्यारी चीज पढ़ी है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन पढ़ा है। जब टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो भाई अच्छा खासा इवेपोरेशन होगा। अरे कभी तो आपने कपड़े सुखाए होंगे ना छत पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी तो आपने छत पे कपड़े सुखाए होंगे ना। जब धूप रहती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड वेपर में चेंज होता है, मतलब इवेपोरेशन फास्ट होता है, मतलब हीट ज्यादा तो इवेपोरेशन फास्ट। तो हीट कहां पर ज्यादा है? इक्वेटर के पास ज्यादा है। तो इक्वेटर के पास वाटर वेपर ज्यादा होगा। जब तू इक्वेटर से पोल पर जाएगा वाटर वेपर कम होगी। क्लियर है? पता वाटर वेपर क्या करती है? सन से जो रेज आ रही है ना, सन से जो रेज आ रही है, अब से कोई भी उनको सन की रेज नहीं बोलेगा। ठीक है, अब से कोई भी उनको सन की रेज नहीं बोलेगा। सर तो क्या बोले? बच्चे अब बोल इंसुलेशन। बड़ा हो गया तू, अब बोल इंसुलेशन, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसुलेशन। ये क्या करते हैं? जो सन की रेज आ रही है ना, उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं ये। ठीक है, एंड वाटर वेपर एक्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और अर्थ को ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होने देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये क्या है? ये तो सर वही चीज है जिसकी वजह से लड़कियां चेहरे पर कपड़ा बांध कर जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी स्किन प्रोटेक्ट हो रही है, मगर दूर से उनमें और डाकुओं में कोई फर्क नहीं रह जाता है। वो भी ऐसे मुंह बांध कर चलता है ना। बस एक ओमनी और दे दो, समझ रहे हो? कभी देखिए आपने ओमनी? भाई साहब अलग ही गाड़ी थी भाई ओमनी। ठीक है, अलग ही क्रेज था। मतलब जितना फॉर्च्यूनर का खौफ नहीं है ना, खौफ रोला, ठीक है, समझ रहे हो, उतना ओमनी का है। सामने खड़ी हो जाए ना भाई आज भी दिमाग में वही आता है भाई, किडनैप करके ना ले जाए, समझ रहे, दूर ही खड़े हो जाओ। तो हाँ, बाय द वे ऐसा क्यों है? वो मुंह बंद कर क्यों रखती हैं? क्योंकि यार एटमॉस्फेयर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ लोग भी होते हैं डस्ट पार्टिकल्स की तरह जज करने वाले, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हाथ पैर मुंह बांधना पड़ता है। ठीक है, बाकी हाँ डस्ट पार्टिकल है, आपको सभी को डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं। भाई ये डस्ट पार्टिकल पता है, ये डस्ट पार्टिकल एक ऐसी चीज़ है, यदि ये डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये धीरे धीरे इसके अंदर क्या करेगा? कंडेंसेशन। इसने बना लिया क्लाउड। तो अब ये डस्ट पार्टिकल इज नॉट डस्ट पार्टिकल एनी मोर, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब देखो यहां पर पढ़ते हैं, डस्ट पार्टिकल ओरिजिनेट फ्रॉम सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, ऐश, पॉलन डस्ट। यहां सभी से आपको देखने को मिलता है, यहां से आते हैं डस्ट पार्टिकल। दे आर हाईली कंसंट्रेटेड एट द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है वहां पर ये काफी ज्यादा है।
एंड दे एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। ठीक है, आप अभी को मैंने बताया कि जब ये दे एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसके अराउंड वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंस होती है, और ये क्या बना लेते हैं, क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, द रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट, लाइट के डिफ्यूजन का रीजन क्या है एटमॉस्फेयर में? यार लाइट क्यों डिफ्यूज होते हुए दिख रही है? ये लाइट आपको क्यों दिख रही है भाई? क्योंकि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल मौजूद है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, क्योंकि अभी अपन आगे पढ़ेंगे, पढ़ लिया ऑलरेडी ऑप्टिक्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मौजूद है, बढ़िया सर। अब तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, एक मिनट। चलो आगे बढ़े। यार जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की आपको यहां पर लेयर दिख रही है ना, ठीक है, अलग अलग लेयर। कितने समय का सेशन हो गया? 10 मिनट हो गए होंगे। अरे भाई आधा घंटा हो गया मेरी जान, इतने जल्दी? चलो कोई बात नहीं, यहां पर सुनो मेरी बात। आप लोग के साथ समय का पता नहीं चलता है यार। आप लोग इतने हसीन हो ना कि आप लोग के साथ समय का पता ही नहीं चलता है कब चला गया। स्टूडेंट्स भी लाइक, बैक बेंचर भी लाइक, सर हम लोग पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं हमारा एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर है। ऐसी बात मत कीजिए अच्छा, वो मैंने यहाँ पर नहीं बोला कि जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे को चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दे। लड़के लोग आ जाते हैं मीम है ना, बंदे लोगों को कॉल कर दे, सामान लेकर पहुंच भैया आ गए हैं, समझ में कुछ नहीं आया, जला देते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग नाम आपने पढ़े होंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, देखो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये सेपरेट अलग अलग लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, क्यों? और हर एक लेयर की अपनी एक डेंसिटी है। ठीक है, सभी की अपनी अपनी डेंसिटी है। सो एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग डेंसिटीज। ठीक है, अलग अलग डेंसिटी से वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, सुनना मेरी बात ध्यान से। टी फॉर टॉप। ठीक है, टॉप, टॉप मतलब कि ऊपर। ठीक है, टॉप मतलब ऊपर। मेरे को पता, मैं सही बता रहा हूँ यार, हमारी क्लास की जो टॉपर होती थी भाई, मेरे को बहुत चिढ़ होती थी उससे, बहुत ज्यादा, सही में भाई। ओवर स्मार्ट बनने की हद होती थी। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपर्स, मगर मैं कभी वो वैसा वो नहीं करता था। थर्ड रैंक कभी 90% से मेरा ज्यादा नहीं आया, और 90% भी नहीं आया, सही बोलूँ तो 89% एकदम हाईएस्ट। ठीक है, बाकी कंपटीशन वगैरह में एकदम दिल फाड़ के पार्टिसिपेट करते थे, जीतते भी थे। बाकी हाँ यार, क्लास की टॉपर से मेरा इसलिए मतलब रंजिश चलती थी क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ाई दिखती थी भाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। स्पोर्ट्स पीरियड कैंसिल हो जाता था, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ भाई ये क्या है यार, ये क्या। ठीक है, मैं तुमको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारा क्या होता था कि मेरा मैथ्स भी था, कॉमर्स भी था भाई। ठीक है, कॉमर्स मैथ्स दोनों था। तो मैथ्स का हमारा सेकंड लेक्चर होता था। ठीक है, सेकंड लेक्चर होता था मैथ्स का। ठीक है, और इस फर्स्ट जो सेशन होता था दैट यूज टू बी ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना एक शॉर्ट ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब नहीं ब्रेक नहीं, यहाँ पर होता है स्पोर्ट्स पीरियड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्पोर्ट्स पीरियड। मगर ये स्पोर्ट्स पीरियड सेकंड वाला सिर्फ उन्हीं नहीं, पी का सेशन, सॉरी पी का सेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था। अब पी तो मेरा सब्जेक्ट था नहीं, ठीक है, नहीं था एक्चुअली में, और मैथ्स मेरा था। मगर मैं क्या करता था पता है, मैं पी के पीरियड में मस्त जाके टेबल टेनिस खेलता था, मस्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैथ्स वाले सर लेट आते थे मैथ्स वाले सर लेट आते थे। ऑन दी अदर एंड, जब मैं यहाँ पर टेबल टेनिस खेल रहा होता था ना, टॉपर्स होमवर्क क्वेश्चंस, समझ रहे के आगे का, समझो, होमवर्क क्वेश्चंस के आगे का, जो नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करवाने वाले हैं,
वो उनको सॉल्व करने का तरीका कुछ ढूंढ। मैंने कहा क्या जिंदगी है। अब किसी दिन समझो, सेकंड लेक्चर मैथ्स का हुआ, ठीक है। अब किसी दिन, अब मैथ्स के बाद क्या होता था, यहाँ पर होता था शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक मतलब यार पी लो भाई चाय, चुई चाय नहीं यार, चाय स्कूल में चाय कहाँ से, मतलब कि कुछ खा पी लो, थोड़ा बहुत घूम लो, वॉशरूम चले जाओ, ऐसा वाला शॉर्ट ब्रेक। तो किसी दिन यदि मैथ्स वाले सर नहीं आए ना, तो पी के पीरियड में भी खेलना, मैथ्स वाले पीरियड में भी खेलना, और शॉर्ट ब्रेक में भी खेलना। मस्त, इतने में मज़ा आ गया, दिल फ्रेश हो गया, मतलब आज का दिन बढ़िया गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो टॉपर है ना, ये एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ एकेडमिक्स में है तो दे आर नॉट एट द टॉप, दे आर एट द बॉटम। ऐसे याद करो, दे आर नॉट एट द टॉप, दे आर एट द बॉटम। सो इफ द टॉप इज एट द बॉटम, इफ द टॉप इज एट द बॉटम, दैट मीन्स टॉप इज एट द बॉटम, मतलब कि टॉप इज सिचुएटेड एट द बॉटम, मतलब टॉप इज सिचुएटेड एट द बॉटम, मतलब टॉप नहीं, इट्स टॉप नहीं, इट्स ट्रोपोस्फेयर। समझे, टॉप से ट्रोपोस्फेयर। अब और भी लेयर का नाम आपको पता है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब मैंने पूछा, मैंने कहा बता भाई ट्रोपोस्फेयर से कौन से रिलेट कर रही है, तूने क्या बोला, स्ट्रेटोस्फेयर। सर बस ऐसी तो लगाना है आगे, बस ऐसे लगा दो, पूरी की पूरी स्पेलिंग वही है, स्ट्रेटोस्फेयर, पूरा का पूरा वही है। अब पता क्या आएगा, अब सबसे आखिरी में चले जाओ ऊपर। अब तो भाई लास्ट ही है, ठीक है, इधर तो फील्डिंग सेट होनी है। फील्डिंग सेट नीचे होती भाई, फील्डिंग सेट कैसे होती नीचे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। जितना भी प्रेशर है ना, मतलब इंसान की जिंदगी, आप यदि मैं समझोगे ना, मतलब वातावरण के हिसाब से यदि मैं आपको बताऊं, मतलब वातावरण की भाषा में यदि मैं अपने शब्दों को आप सभी के सामने रखूं ना, तो इंसान की जिंदगी ट्रोपोस्फेयर से शुरू होती है, ठीक है। शुरू तो ट्रोपोस्फेयर से सभी की हो जाती है, मगर एक्सोस्फेयर पर पहुंचना, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से इजीली हर इंसान की जिंदगी शुरू हो जाती है, मगर एक्सोस्फेयर की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में बहुत प्रेशर है, ठीक है, बहुत प्रेशर है, मगर ऊपर फ्रीडम है भाई, ऊपर आज़ादी है। नीचे प्रेशर है, ठीक है, ऊपर विजन है, समझ रहे हो। तो यदि आपको एक्सोस्फेयर पर पहुंचना है तो ढेर सारे एफर्ट लगाने की तैयारी चालू कर दो। तो ऊपर क्या है, एक्सोस्फेयर, ऊपर क्या है, एक्सोस्फेयर। उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ, यदि आपको चाहिए एक्चुअली फ्रीडम, तो ठीक है, एक्सोस्फेयर। अब मैं आपसे दो चीज पूछ रहा हूं भाई, ठीक है, दो लेयर हैं, एक का नाम है थर्मोस्फेयर, ठीक है, सुनना मेरी बात, ठीक है, जो कि हॉटेस्ट लेयर है, सबसे गर्म, और एक है मीजोस्फेयर, ठीक है, जो कि ठंडी लेयर है सबसे। और इधर बताओ सन है, तो सन से करीब वाली थर्मोस्फेयर होगी या मीजोस्फेयर। सर क्योंकि गर्म थर्मोस्फेयर है तो उससे नजदीक वाली गर्म होगी, तो यहां पर क्या होगी पता है, ये है थर्मोस्फेयर, ठीक है, और यहां पर है मीजोस्फेयर। दिस इज माय वे, ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे से पढ़ने आते हो। याद कर लिया, कैसे याद करा बताऊं आपको, ये देख, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के तुरंत बाद वैसे ही वर्ड स्ट्रेटोस्फेयर। अब क्या यहां पर ठंडा आएगा, गर्म तो आएगा नहीं, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर आखिरी में एक्सोस्फेयर। अब सर पॉज की क्या कहानी है, पॉज की कहानी रुक जा, थोड़ी देर में समझाऊंगा, बाकी समझ में आया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कई सारे एग्जाम में, तो याद रखना। एक और हल्का सा हिंट देता हूं, काफी बढ़िया बात बताता हूं। गर्म और ठंडी लेयर के बीच में एक ट्रांजिशनल लेयर है, देयर इज अ ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन द गर्म लेयर एंड द ठंडी लेयर। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल लेयर है जिसको बोलते हैं आइनोस्फेयर, जिसको बोलते हैं आइनोस्फेयर, ओके, ठीक है, जहां से आप अपनी सहेली से बात कर पाते हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से, ठीक है। अब यहां पर देखो, सर सहेली, सहेली ही तो मांगी थी सेंटा से, पता चला सेंटा ही सिंगल निकला। चलो, ट्रोपोस्फेयर भाई, ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर है। और कैसी है पता, कभी भी ट्रोपोस्फेयर याद आए ना, तो आप क्या करा करो, ह्यूमन आई याद कर लिया करो। एक ह्यूमन आई कैसी है, कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल ह्यूमन आई ये, ठीक है। यहां पर जो हाइट है, ये अर्थ है, मान के चलो ये अर्थ है, और पहली लेयर जो यहां पर आपको दिख रही है, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर।
यहाँ पर है 18 किलोमीटर की चौड़ाई, ठीक है, और यहाँ पर है 8 किलोमीटर की चौड़ाई। समझ में आ रहा है? तो सुनो मेरी बात, हाइट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर नियर इक्वेटर, ठीक है। इट कंप्राइजेज वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे मिलकर बनती है? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरी बात सुनो, सारे के सारे जितने भी वेदर फिनोमेना है, जैसे कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, स्टॉर्म हुआ, फॉग हुआ, जितने भी ऐसे वेदर फिनोमेना है ना, जितने भी, ये सारे के सारे पता है कहां पर होते हैं भाई? ये सारे के सारे वेदर फिनोमेना आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर। इट इज कॉल्ड अ जोन ऑफ मिक्सिंग। सारी चीजें, हवा गई ऊपर, मिलकर कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड बने, बारिश हुआ, प्रेसिपिटेशन, तो सब कुछ तो यहाँ पर मिक्स हो रहा है। मगर याद रखना, क्या बोल रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एवरी 165 मीटर हाइट। समझो, 165 मीटर हाइट बढ़ाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। आप ये याद मत करो, आप पता क्या याद करो, 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होगा जब आप 1 किलोमीटर की हाइट बढ़ाओगे। ये याद कर लो, ठीक है। 1 किलोमीटर आप हाइट पर ऊपर जाओगे ना ट्रोपोस्फियर में, तो 6.5 डिग्री तापमान कम होगा। समझे? समझे आप? और अब एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊं, ट्रोपोस्फियर में हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां पर बढ़ेगा, यहां पर कम हो रहा है, यहां पर बढ़ेगा और यहां पर कम होगा। एक याद कर लिया ट्रोपोस्फियर, नॉर्मली तो सारे के सारे याद हो गए, ठीक है। ये सेम ऐसे करके आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। पॉज क्या होता है भैया? पॉज, पॉज आ गया, ये क्या हुआ यार? देख, पॉज पता क्या होता है, ठीक है। जो किसी चीज को अलग करता है, ठीक है, इट्स नॉट द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स टू पीपल, ठीक है, इट इज द डिफरेंस इन द ओपिनियन, इट इज द फ्लक्चुएशन इन द माइंडसेट, इट सेपरेट्स टू इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? दूरी हमेशा एक वजह नहीं होती है लोगों को अलग करने की, अलग अलग माइंडसेट। समझ पा रहे हो? तुम सोचते हो कि सर पढ़ाते पढ़ाते पहुंच कहाँ जाते हो, किस जोन में आप चले जाते हो? यार आप एक बात बताओ मेरे को, मैं यदि यहाँ पर आया, पढ़ाकर चला गया, तो मेरे में और बाकियों में फर्क क्या रह जाएगा? तुम मेरे पास आते हो तो मतलब फॉर मी टीचिंग इज नॉट जस्ट अ टीचिंग, टीचिंग कंप्राइजेस ऑफ मेनी एक्टिविटीज, ठीक है। बच्चों को बोर नहीं करना, पहली बात तो इसमें शामिल होता है। बच्चों को बोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब बच्चे नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। पॉज वाला मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। पॉज कैसे आया भाई? पॉज बता, जैसे मैंने बोल दिया ट्रोपोपॉज, ठीक है, मैंने बोल दिया ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज यदि बोला तो पॉज के पहले क्या लगा? ट्रोपो, मतलब कौन सी जो लगा है ना, वो चीज अलग हो रही है, ठीक है, वो चीज अलग हो रही है, ठीक है, वो चीज अलग हो रही है। और किससे अलग हो रही है? उसके ऊपर वाली से अलग हो रही है। हमेशा अलग ऊपर वाली से होगी। यदि मैंने बोला, सुनना मेरी बात, ये देखो 1 2 3 4, ये है ट्रोपोपॉज, ये है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर। मैंने बोला ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज मतलब ट्रोपो आ रहा है, कौन अलग हो रही है? सर अलग तो कोई और हो रही है अलग तो ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर हो रही है, मगर किससे हो रही है? ऊपर वाली से। ऊपर वाली कौन है? स्ट्रेटोस्फियर, दैट्स इट। अब यदि मैंने बोल दिया थर्मोस्फियर, ठीक है, थर्मोपॉज बोल दिया। थर्मोपॉज मतलब एक ऐसी ट्रांजिशनल लाइन जो कि अलग करती है थर्मोस्फियर को किससे? थर्मोस्फियर के ऊपर वाली से। कौन है ऊपर वाली? एक्सोस्फियर। समझ रहे हो? दैट्स इट। थैंक्स मी लेटर, नॉट राइट। अरे हाँ भाई, कर देना यार फॉर्मेलिटी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। किसी कोई हो आपकी तरह गरीब जिसको मेरे सेशन की ज़रूरत हो, भेज देना जरा, उसका भी भला हो जाएगा, ठीक है, और मुझे चैन की नींद आ जाएगी। आगे बढ़ें? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में क्लाइमेटोलॉजी को खत्म ना करके 3 पार्ट में करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका थोड़ा बढ़ जाएगा, सेशन छोटा रखते हैं, ठीक। एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर, ठीक है। जो एयर है अर्थ सरफेस से जो एकदम नजदीक है, ठीक है, वो काफी हैवी है भाई। एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर। यार सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा यदि अच्छे से बताओगे ना तो फिर मजा आ जाएगा सर। ये अर्थ है, ये अर्थ के राउंड का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये अर्थ के राउंड का एटमॉस्फेयर है। ओके सर,
एटमॉस्फेयर है। एक लेयर है ये, एक लेयर है ये। पार्टिकल यहां पर जो प्रेजेंट है वो ये है, और जो यहां पर प्रेजेंट है वो ये है। यहां पर जो प्रेजेंट है ना, दे आर डेंस, टोटली डेंस, समझ रहे हो? दे आर हैवी। वाई? क्योंकि जो 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे ना, ठीक है, गैसेस, वाटर वेपर, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल, ये तीनों के तीनों कहां पर लाई करते हैं भाई? ये लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में लाई करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में लाई करते हैं। तो जो हवा अर्थ के सरफेस से नजदीक है वो तो हैवी होगी ही ना। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। नीचे क्या लिखा? एयर क्लोज टू अर्थ सरफेस कंटेन्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है। यदि मैं सवाल बनाता ना इसको, तो अब मैं पता क्या बनाऊंगा? इसको रख दूंगा असर्शन और इसको रख दूंगा रीजन, एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हियर इज करेक्ट। बढ़िया सर, मजा आ गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेना अकर? सारे के सारे वेदर फिनोमेना कहां होते हैं? किस मूर्ख प्राणी ने यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर लगा रखा है? इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है? चलो, मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? सर वेदर एक्टिविटी तो ट्रोपोस्फेयर में होती है सर। यार मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे लोअर लेयर्स है ना, वहां पर प्रेशर होता है, ठीक है। क्या बोलूं मैं आपको, एक कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होता है, प्रेशर बिल्कुल होता है, ठीक है, प्रेशर है, मगर मजा तो यही आता है ना भाई। वही बात है, भरी जवानी में कलेजा काप गया, तो धिक्कार है ऐसी जवानी पर, ठीक है। यू मस्ट बी रेडी टू टेक द डिसीजंस, टू टेक द इनिशिएटिव्स, टू डील विद द एट्रोसिटीज दैट कमिंग इन योर वे, दैट्स इट। तो ट्रोपोस्फेयर भी वैसी है, ठीक है, वहां पर सारी वेदर एक्टिविटी होती है, सारी दुनिया जहान की चीजें वो यहीं पर आती है। इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर? भाई मेरे लिए टॉपर्स जो सिर्फ एकेडमिक्स पर ध्यान दे रहे हैं, दे आर द लोअर मोस्ट, मतलब ट्रोपोस्फेयर, दैट्स इट। अमंग द एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है, which is the most dense that occupies 85% of the atmosphere? चल मैंने तेरे से पूछ लिया, एटमॉस्फेयर की ऐसी कौन सी लेयर है जो कि 85% एटमॉस्फेयर का ऑक्यूपाई करती है? भाई ट्रोपोस्फेयर ही है वो, ट्रोपोस्फेयर ही है वो। ऐसी कौन सी लेयर में लाइटनिंग और थंडरिंग होती है? ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, ठीक है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ट्रोपोस्फेयर के रिगार्डिंग? सुनो, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यस सर, एकदम सही। अरे भाई टॉप, तुम टॉपर को टॉप मोस्ट बोल रहे हो यार, ये टॉपर समझ रहे हो, ये नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर, ठीक है। द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीज विद द हाइट, मतलब कि इसके कहने का मतलब है हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, जो कि एकदम गलत चीज है, ठीक है। 1 किलोमीटर की हाइट यदि आप बढ़ाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर मेरी जान कम होगा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? आजकल की दुनिया ऐसी है कि जैसे हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है ना, उसी तरीके से आप जितने एफर्ट्स मारोगे उतनी ही आपकी वैल्यू कम होगी, उतना ही आपको वेला समझा जाएगा। बट आप इस प्रकार के इंसान ना बनो। डोंट बी दिस काइंड ऑफ पर्सन, डोंट हैव द मेंटालिटी लाइक दैट। इफ एनीबडी इज प्रेजेंट फॉर यू if anybody is present for you in your times, then don't think कि he is वेला, ठीक है। ऐसा मत समझो कि वो वेला है, समझ रहे हो? कई बार यही वेले लोग ना यार कुछ ऐसी चीज करके चले जाते हैं जो कि ऐसे लोग जो कि काफी बेशुमार हैं अपने काम से, अपने ऑक्यूपेशन से, वो भी नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो उसी तरीके से हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। बढ़िया, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये होता है यहाँ पर। हाइट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता नहीं, हटाओ, ठीक है। बढ़ेगा कहाँ? इसके बाद वाली में। कम कहाँ होगा? उसके बाद वाली में। फिर बढ़ेगा कहाँ? उसके बाद वाली में, ठीक है सर। द एवरेज हाइट एट 13 किलोमीटर, गलत है, गलत नहीं है, सही है सर। मगर आपने तो 8 किलोमीटर और 18 पढ़ा है, यहाँ तो 13 है मेरी जान। एवरेज पूछा है, 8 + 18 डिवाइडेड बाई 2, 26 डिवाइडेड बाई 2, 1 जा 3 जा 13 किलोमीटर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3 इसका। ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये इतनी सारी चीजें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के बारे में मैंने समझाई है। देख रहे हो आप?
क्या बढ़िया चीज दिखी यार आज मेरे को। जिंदा जला देना मुझे, अगर एक दिन में केमिस्ट्री में 70 में से 70 नहीं आया तो। जतिन गुप्ता बोल रहे हैं चलो सर आ गया आपका टाइम। यार एक वो सर है ना यार, सर नहीं वो एक लड़का है, ठीक है भाई, स्क्रीन के ऊपर आता है और वहां पर दो बच्चे होते हैं, एक राहुल होता है और एक खुशी होती है ना। राहुल से क्या पता उस भाई को क्या एक खुन्नस होती है, एक पर्सनल दुश्मनी होती है उसकी, ठीक है, इंटरपर्सनल कंटेंशन होता है उसको राहुल के साथ, और खुशी के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है भाई, क्या पता। क्या कहा था, एक मैं रील देख रहा था, क्या बोला था भाई ने, डायपर के ऐड में सुसु का रोल करने वाला राहुल को बोला था। जब राहुल डाउट पूछ रहा था तो बोल दिया डायपर के ऐड में सुसु का रोल करने वाला। भाई को डायपर भी नहीं बनाया यार। चलो आगे बढ़ता है। वैसे यही सर ने जतिन गुप्ता को बोला होगा। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल बताना यार कैसा लगा आपको पढ़ के, इतने दिन बाद यार अपन लोग मिल रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से पूरा एनडीए का सिलेबस खत्म कर देंगे। इट्स नॉट आई, इट्स नॉट यू, इट्स वी, ठीक है। दैट्स हाउ अवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज गोना बी एट द टॉप, ठीक है। चलो स्ट्रेटोस्फीयर, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जिसमें हाइट के बढ़ने से ना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। बढ़िया बात बताऊं, दो चीज होती है मेरी जान, क्या पता। एक क्या देखो, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। कौन से रंग से लिखूं सर, रंग तो उसे बताया था। नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। बढ़िया सर, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट की यदि मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल का मतलब वही यार, नॉर्मली हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर का कम होना, और इन्वर्जन मतलब इनसे क्या होना, इंक्रीज होना, ठीक है। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ इट इज टोटली फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर एकदम इट इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, स्ट्रेटोस्फीयर इज टोटली फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है और इसलिए इसमें जेट एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। समझ में आ रहा है। तो जेट एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहे हैं भाई, डस्ट पार्टिकल्स है ही नहीं इसमें। नो वेदर फिनोमेना, कोई वेदर फिनोमेना भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। Only cirrus clouds are present, which are referred to as the mother of pearl cloud. Cirrus cloud अभी अपन आगे जाकर पढ़ेंगे। cirrus cloud सिर के ऊपर ऐसे करके मैं इसकी ट्रिक याद करवाता हूँ। ट्रिक्स तो आपको पता चल रही है अभी। मीजोस्फीयर बोला था ना, सबसे कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एकदम ठंडी कूल, ठीक है, समझ रहे हो। द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द मीजोस्फीयर। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम आइनोस्फीयर एट मीजोपॉज। अब देखो मीजोस्फीयर, अब आपको मीजोपॉज जानना है कि मीजोपॉज क्या होता है। लास्ट बार बता रहा हूं, कोई भी पॉज यदि मैंने यहां पर लिखा भाई मीजोपॉज क्या है, मीजोपॉज मतलब कि काय को अलग कर रहा है, मीजोस्फीयर को काय से अलग कर रहा है, मीजोस्फीयर के ऊपर वाले से। मीजोस्फीयर के ऊपर क्या है, मीजोस्फीयर के जस्ट ऊपर है गर्म वाला थर्मोस्फीयर। मगर मैंने बताया ना मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में भी एक है आइनोस्फीयर, तो आप क्या बोल दो, फ्रॉम आइनोस्फीयर। तो यहां पर भी वही लिखा है, सेपरेट फ्रॉम आइनोस्फीयर। जो पता है मीजोपॉज है, ये सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है, -90 डिग्री सेल्सियस पूरे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स टू द अर्थ। जितनी भी रेडियो, आइनोस्फीयर जो है ना, मैंने बोला था आइनोस्फीयर का काम है जितनी भी रेडियो वेव्स है ना वो अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। मीटियोरॉइड्स आर बर्न्ट इन दिस मीजोस्फीयर, तो ऐसे याद कर सकते हो, मीजोस्फीयर और मीटियोरॉइड्स आप सभी को पता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, राइड ले रहे हैं। ऐसे मीटियोर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में राइड ले रहे हैं उसको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। इसके बारे में जब अपन जियोमॉर्फोलॉजी सोलर सिस्टम पूरा पढ़ेंगे तब आपको, यूनिवर्स जब पढ़ेंगे तब और आपको और बढ़िया बेहद जानकारी होगी यहाँ पर। Here the atmosphere decreases with increase in height. हाइट के बढ़ने से यहाँ पर क्या, टेम्परेचर कम होता है। वो तो टेम्परेचर कम ज्यादा वो तो आपको सीक्वेंस याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है स्ट्रेटोस्फीयर की, ठीक है।
स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर कैसे लिखना है भाई, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, इस प्रकार से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इन स्ट्रेटोस्फीयर, गलत। डिक्रीज तो ट्रोपोस्फीयर में होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, गलत। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है ट्रोपोस्फीयर में, गलत। डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट इन ट्रोपोस्फीयर एट द रेट ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या लिखा है 6.4, तो यहां पर 19-20 चल जाएगा, मगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं चलेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, क्लियर है, बढ़िया। द एयर टेम्परेचर राइजेस विद हाइट इन, मतलब टेम्परेचर, ये वाले क्वेश्चन को हटाओ क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। रिमूव दिस क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है यार। द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इन्हें जो मतलब जेट एयरक्राफ्ट हैं उनको उड़ाने के लिए मतलब क्यों आइडियल माना जाता है। वाई ऑल दी जेट एयरक्राफ्ट्स आर फ्लोन हियर इन स्ट्रेटोस्फीयर, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या लिखा है कि इस लेयर में मतलब दिस लेयर इज रिच इन ओजोन, जिससे फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है। ये तो कुछ भी मतलब यार, उल्टा सीधा। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, जो कि आइडियल है एयरक्राफ्ट के इंजन की एफिशिएंसी का, कुछ भी। ये जो लेयर है ये फायरिंग रेंज, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है उनकी फायरिंग रेंज से बाहर है। अरे भाई ऐसा है कि यहाँ पर क्लाउड्स नहीं है और बाकी के वेदर फिनोमेना नहीं होते, डस्ट पार्टिकल नहीं होते, जिसकी मदद से जेट एयरक्राफ्ट इजीली यहाँ पर चल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जिंदगी बचाता है, और क्या। ओजोन लेयर लाइज इन, कहां पर है ओजोन लेयर, अभी मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। हाइट ऑफ ओजोन लेयर कितनी है, 50 देख लिया करो, 50 कहीं पर भी देखे ना, 40 से 50 किलोमीटर यहां पर ओजोन लेयर। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो कैसे होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे कि आपने कॉल करा, ठीक है, किसी को यहां पर उठाया दीदी ने, हाँ जी बोलिए, कि दीदी स्मार्टफोन के ज़माने में है, कीपैड मोबाइल चला रही हैं, बात कर रही हैं। दीदी के एफर्ट्स देख रहे हो, नीच समझ नहीं रहा है ये, ठीक है। तो तुमको लग रहा होगा यहाँ से कॉल गया ये सीधा चला गया, ना भाई ना, ठीक है, ये नहीं होता है यहाँ, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर है लेयर, ठीक है, ये सीधे और फिर यहाँ से नीचे रिफ्लेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो बस एक एग्जांपल, वायरलेस कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन की रेज रिफ्लेक्ट होती है आइनोस्फीयर से। द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, क्या है ओजोन लेयर का फंक्शन, क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिर्फ ये छोड़ दो, ये ना आएगा नहीं है, क्या ही करना। Which one of the following layer of the atmosphere is responsible for the deflection of radio wave? Ionosphere, telecommunication, ionosphere, communication satellite, ionosphere। खटाखट ionosphere लगा दिया, समझ में। अब आता है थर्मोस्फेयर। सर थर्मोस्फेयर का क्या सीन है, जरा बताओगे क्या? इसलिए बैठा हूं यहाँ पर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थर्मोस्फेयर मैंने क्या बताया था, हॉटेस्ट लेयर, ठीक है। यहां पर क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर है, atmosphere experience is the highest temperature at thermopause that separate the thermosphere from exosphere and this is the hottest layer of the atmosphere। ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना। हाँ, exosphere की एक बढ़िया बात यह है कि this is the outermost layer, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट रहता है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, एट 900 किलोमीटर हाइट। एक ऐसी ट्रांजिशनल लेयर है, ठीक है। एक्सोपॉज नहीं है भाई, एक्सोपॉज फिर ऐसी चीज है कि जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही अलग, एक्सोस्फीयर को अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही अलग कर रहा है, ऐसी चीज है ये। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के ऊपर देख लेते हैं कि इट इज नोन दैट एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर। एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर में डिवाइड कर रखा है। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस मैक्सिमम, ठीक है, इसमें से किस लेयर में जो परसेंटेज का कंपोजिशन है हीलियम का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऐड कर लो, और क्या, एक्सोस्फीयर, और लगा दो सही है। ऑप्शन ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं,
यहाँ पर यह आया था क्वेश्चन 2013 में, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आया था यार 2000 के दूसरे वाले पेपर में। अब बच्चे बोलते हैं कि सर कहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, कई बार तो मेरे को 2008 का बढ़िया सवाल लगता है, मैं वो उठाकर लेकर आ जाता हूँ। हाँ, बाकी 2015 तक सारे करो, 2015 तक तो करना ही करना है, 16 तक 15 तक करना ही है। उसके पीछे के एजुकेटर के ऊपर डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन आपको करवाना है नहीं करवाना है। कंसिडर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इन इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और फिर थर्मो। यार ये तो ऑलरेडी मतलब प्रॉपर मैनर में बंधा हुआ है, पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ रहे हो? चलो बढ़िया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस। ये क्या प्यारा सवाल है भाई। अब ये आ रहा है कि आइनोस्फेयर पहले आएगा या मीजोस्फेयर। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या आता है सर? ऊपर गर्म, मतलब थर्मोस्फेयर। सर नीचे ठंडा, मतलब मीजोस्फेयर। गर्म और ठंडी के बीच में कौन फंस गया सर? आइनोस्फेयर। अब नीचे स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो अब आप लगा लो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगा मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। मीजोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझे? यहां पर क्या बढ़िया, ये वाला भी क्या प्यारा क्वेश्चन है यार कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमेना होते हैं, बिल्कुल होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, बिल्कुल है, जेट एयरक्राफ्ट्स भी उड़ते हैं। आइनोस्फेयर में रेडियो वेव्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती, बिल्कुल होती है। मीजोस्फेयर में ऑरोरा है, नहीं है। कहाँ पर है? थर्मोस्फेयर में है। तो कितने सही हैं, कितने कोड सही हैं आपसे करेक्ट पूछा है? तो 3 सही हैं ऊपर के, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? मजा आ गया ना? 1 घंटे 3 मिनट का सेशन है। चलो आगे बढ़े। हाउ डज अर्थ गेट द एनर्जी फ्रॉम। सर अर्थ को एनर्जी कहां से मिलती है, ये तो बता दो। अर्थ को एनर्जी कहां से मिलती है? यार अर्थ को एनर्जी ना, ये पूरा का पूरा ये जो फ्लो चार्ट है क्या, कि अर्थ रिसीव करता है सारी की सारी एनर्जी सन से, अर्थ फिर उसको रेडिएट बैक करता है स्पेस में। अर्थ ना ही वार्म अप होता है, ना ही ठंडा होता है। जितनी भी अमाउंट ऑफ रिसीव अलग अलग पार्ट में अर्थ के रिसीव हो रही है वो सेम नहीं है। ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये इससे प्रेशर का वेरिएशन, ये पता, ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है ना, ये पता क्या है? ये कंक्लूजन है ये पूरे के पूरे सीक्वेंस का, काय का? क्लाइमेटोलॉजी का। ये तो ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ना, ये आपको समझ में कब आएगा? जब अपन पूरा चैप्टर कर लेंगे और सही में आपको आ जाएगा। नहीं आया तो चौराहे पर खड़े करके नहीं बोलूंगा, क्या भरोसा भाई, जला दे मुझे, अपनी जिंदगी प्यारी है। ठीक है, अर्थ गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम। ठीक है, अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर रेडिएशन से मिलती है भाई। ठीक है, सोलर रेडिएशन से अर्थ को एनर्जी। एंडोजेनिक फोर्सेस हैं इनके बारे में। एंडो मतलब देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिनको एनर्जी मिलती है अर्थ के अंदर से, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रीमोडियल हीट जो अर्थ के अंदर भरी पड़ी है। ये जब अपन जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बाकी आप याद करो यार, अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अर्थ को एनर्जी मिलेगी सोलर रेडिएशन से, एंडोजेनिक फोर्सेस से यहाँ से एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि चीज होती क्या है, समझो मेरी बात। ठीक है, ध्यान से समझना। ये है सन, ठीक है, ये है अर्थ। सन से आने वाली रेडिएशंस, इनको पता क्या बोलते हैं? आने वाली मतलब इनकमिंग, मतलब कि इनकमिंग। ठीक है, इनकमिंग। और कौन सी आ रही है? सोलर और रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब जब ये रेडिएशंस आती हैं तो अर्थ का काम पता बहुत सिंपल है भाई। अर्थ ने जितना रिसीव करा है उतना वो दे देगी। तो उतना क्या कर देगी अर्थ? उतना ही रिलीज कर देगी। अब रिलीज करेगी बाहर, मतलब आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इन सोलेशन मतलब IN, इससे इन उठा लो, इससे SOLA उठा लो, इससे TION उठा लो, मतलब इंसोलेशन, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। दैट्स इट। ये देखो, सन से
जो रेज, सन की रेज जो अर्थ की तरफ आ रही है, इसको बोल रहे हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसको क्या बोल रहे हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इन अर्थ को रिसीव करने के बाद जो अर्थ रेडिएट कर रही है आउटवर्ड, इनको क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये शॉर्ट वेव की है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है ये शॉर्ट वेवलेंथ है, और इनकी लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे पता, आपको एक बात पता, क्या पता चलेगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ना एक्चुअली गर्म करने में सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो इनका है। ये जो है ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्चुअली में हीट अप करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्चुअली में हीटेड अप करने का काम किसका है? इनका है, समझे? तो इंसुलेशन, मेरी बात सुनिए, द अर्थ रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी थ्रू इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन शॉर्ट वेवलेंथ इज कॉल्ड इंसुलेशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इंसुलेशन को इंसुलेशन की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं? सर इतनी बड़ी बड़ी बात हमें समझ में नहीं आई, तो समझ में तो तुम्हें वो भी नहीं आ रही थी, मगर एफर्ट्स मारे ना आपने। सर आप वही बात को क्यों लेकर चले जाते हो? फिर हम मजबूर हो जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या करूं भाई, करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी, नहीं तो आप मेरे को जिंदा जला दोगे चौराहे पर खड़ा करके। खड़गवासला के चौराहे पर खड़े करके। चलो आगे बढ़े, शैल वी लुक फॉरवर्ड। चलो ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है इंसुलेशन को इम्पैक्ट का? इंसुलेशन मतलब अरे भाई कितनी सन की रेज अर्थ पर आएगी, ज्यादा आएगी कम आएगी, तो ज्यादा आएगी कम आना, ज्यादा आना कम आना, ये किन फैक्टर के ऊपर मतलब डिपेंड करेगा? पहला रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है, ये अर्थ है, अर्थ ऐसी है, अपने को लगता है ऐसी है मगर नहीं, वो ऐसी है, टिल्टेड है, ठीक है, यहां से है 23.5 डिग्री, और यदि आप यहां से देखोगे तो कितनी है? 66.5 डिग्री, ठीक है। अब ये टिल्टेड रोटेशन कर रही है, कैसी कर रही है? टिल्टेड रोटेशन। तो अब यदि ये टिल्टेड रोटेशन कर रही है और यहां पर है सन, ठीक है, और इन सन के सामने जेठालाल, जानते हो ना तारक मेहता का उल्टे चश्मा, क्या कर रहे हैं? अपने लोटे से जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्ट मत हो ना। जेठालाल को बबीता जी दिख जाती हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप नहीं होना है, ठीक है, आप अभी यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जिस प्रकार से रेज आ रही है इस वाले पार्ट पे ज्यादा हीट होगी, रेज ज्यादा आएगी, क्यों? वाई? बिकॉज इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स दी सन। तो पहला रीजन ये हो गया कि इस रीजन में ज्यादा है, नीचे कम है। अब सर नीचे भी कभी ज्यादा आएगी, बिल्कुल यार, अर्थ रोटेट करेगी तो कभी ये वाला पार्ट ज्यादा आ जाएगा, इसलिए तो अपन बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। अभी जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब देखना, तब और अच्छे से क्लियर होगा। मजा आ रहा है ना? बस इसी मजे देने के ही लिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ यार, आपको पूरे दिन आप बोर हो जाते होगे, ठीक है। ओके, ऑल राइट, यू आर फ्यूलिंग योर ड्रीम्स, आई एम फोर्जिंग माई वॉरियर्स, वी आर डूइंग आवर जॉब, दैट्स इट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दी सन्स रे, ये क्या चीज है? ठीक है, सन की रेज का इंक्लिनेशन, सीडीएस में आया हुआ सवाल है, कैसे देखो, ये सन है, ठीक है, यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है पता है? मतलब इंक्लाइंड कितनी है सन की रेज। भाई ये सब मैं ये सब छोड़ो, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर छोड़, जो मैं तेरे को समझा रहा हूं तो वो समझ। ये वाला कौन सा रीजन है? ये सर इक्वेटोरियल। ये कौन सा है? ये है पोलार। यदि सूरज यहां है, यहां पर रेज ऐसी आएंगी, यहां पर ऐसी आएंगी, और यहां पर ऐसी आएंगी, ठीक है। ये वाली है, ये कैसी है? स्ट्रेट। ये कैसी है? तिरछी, इसको बोलेंगे स्लैंट, स्लैंटिंग। ये आई सीधी, मतलब परपेंडिकुलर, एंगल कितने का बना? 90 डिग्री, ठीक है। स्लैंटिंग रेज, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो भाई कोई तिरछी जा रही है, ऐसे कर करके तिरछी पूरी जा रही है, तो आप खुद देखो यार, ये यहां पर कितना ज्यादा एरिया कवर कर रही है, स्लैंटिंग रेज कितना ज्यादा एरिया कवर कर रही है, और यहां का एंगल कितना है? कम है। मान लो 23 डिग्री है,
मान लो 23 डिग्री है, मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर ज्यादा एरिया है। अब ज्यादा एरिया है तो जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब यदि दो भाई बहन होते हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है, और एक बंदे ने चॉकलेट ली तो उसके दो पार्ट होते हैं। मगर चार दोस्त हैं तो एक बंदे ने चॉकलेट ली, उसके चार पार्ट होंगे। मतलब एरिया बढ़ा तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पर ये जो स्लैंटिंग रेज है, ठीक है, ये जो स्लैंटिंग रेज है ये ज्यादा एरिया कवर करती हैं। ऐसे पढ़ो आप, ऐसे समझो, लॉजिक लगाओ। स्लैंटिंग रेज ज्यादा एरिया कवर करती हैं। ज्यादा एरिया कवर करने की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी हो जाती है रिड्यूस। और स्ट्रेट वाली तो कम कम एरिया कवर करती हैं, मगर इनका एंगल बढ़ा रहता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब घुमा फिरा कर, पता है ये लोग डायरेक्टली क्या बोल देंगे जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता, वो ये कि जहां पर एंगल ज्यादा, ये यहां पर एंगल ज्यादा, ठीक है, यहां पर एंगल ज्यादा तो एनर्जी कम, यहां पर एंगल कम तो एनर्जी ज्यादा। ये चाहता तो मैं भी करवा देता, मगर मैंने आपको पूरी चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर करी। लेंथ ऑफ द डेज, अरे भाई आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पर, ठीक है, समर के टाइम पर जब दिन बड़ा और रात छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द डेज। मैंने बोला था ना, लेंथ ऑफ द डेज, जब दिन बड़ा रात छोटी। तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी कई बार क्या होता है कि लेंथ ऑफ द डेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब दिन बड़ा रात छोटी होती है, मतलब समर के टाइम पर ज्यादा हीट निकलती है, इसलिए। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन मतलब कि ये है सन, ठीक है, अर्थ एक बार यहां है और सन एक बार अर्थ यहां पर है, ठीक है। यहां पर है पास, पी से पेरीहिलियन, ठीक है, और दूर पेरीहिलियन, और यहां पर बोलेंगे फीलियन, ठीक है। पास कब होते हैं? 3 जनवरी। दूर कब होते हैं? 4 जुलाई। आप नहीं, इनकी बात कर रहा हूं। चलो यहां पर देखो यार, समझो आप। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो इस एंगल से हो रही है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन की रेस, ये लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे? कि हायर द लैटिट्यूड मतलब पोल्स पर, हायर लैटिट्यूड मतलब पोल। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं। आप देखो ये धीरे धीरे बढ़ते जाती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 90 तक। तो जितनी ज्यादा लैटिट्यूड, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा एरिया वो कवर करेंगे। जितना ज्यादा लैटिट्यूड, हायर द लैटिट्यूड लेस इज द एंगल, कम एंगल बनाएंगी। क्यों कम? विद द अर्थ सर्विस, क्योंकि स्लेंटिंग रेज है, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, एनर्जी कम। लेंथ ऑफ द डेज भी मैटर करता है, दिन बड़ा होगा तो इंसुलेशन ज्यादा रिसीव है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन मैंने बता दिया। आखिरी था ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब कि यदि आपका एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, कोई चीजें नहीं है, डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर यदि नहीं है, तो इंसुलेशन ज्यादा रिसीव होगी। क्योंकि अर्लियर हमने पढ़ लिया था वाटर वेपर का काम क्या है, इंसुलेशन को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया। तो कुछ मतलब बेकार से क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए। रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब जो सन ने एनर्जी रेडिएट करी है और जो कि अर्थ को स्ट्राइक करती है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। बढ़िया सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू 3? सबसे ज्यादा कौन रिफ्लेक्ट करता है? तो भाई देख लो इन पूरे में ना, जो तुमको लाइट कलर का दिखे, ठीक है, लाइट कलर का जो दिखे ना, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। और लाइट कलर का ये याद रखना, और हमेशा स्नो जो होता है ना, फ्रेश स्नो, ये काफी ज्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है। तो लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, ये हमेशा आपको ऑप्शन में मिलेगा। फ्रेश स्नो एक ऑप्शन में मिल जाएगा, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो लगा देना, यही सबसे ज्यादा करेगा। दैट्स इट। प्रीरी लैंड वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, मगर फ्रेश स्नो तो आप सभी को पता है यार, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं पता चली होगी तो अब पता चल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, which of the following statement is are correct? Water vapor in the atmosphere increases with altitude. मतलब ऑल्टीट्यूड मतलब भाई हाइट के बढ़ने से जो वेपर है ये तो कम होती है, मगर यहां पर इंक्रीज लिखा है, दैट मीन्स पहला वाला गलत है, ठीक है। हाइट के बढ़ने से वेपर कम होगी ना, क्यों? क्योंकि सारी की सारी वेपर तो नीचे है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर वेयर एयरप्लेन्स फ्लाई। ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, जहां पर एरोप्लेन, बिल्कुल सही है, फ्लाई होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद इंसुलेशन। बिल्कुल यार, सारे के सारे रिलेटेड हैं। फिर क्या बोला? एक्सोस्फीयर इज द एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट रेडियो वेव। गलत। रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए आइनोस्फीयर होता है, ना कि एक्सोस्फीयर। तो 2 और 3 आर करेक्ट। कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। मजा आ गया सर। अब एक टॉपिक है
यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं इसको करता हूँ कोई बढ़िया से रंग का। ठीक है, सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है सोलर कांस्टेंट। पता है सोलर कांस्टेंट क्या है? सुनो मेरी बात, ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ। इसके बीच में आप एक यूनिट एरिया बनाओ। ये यूनिट एरिया बनाया, सन से बहुत सारी एनर्जी आ रही है, ऐसे कर करके ऐसे करके आप बस इसके ऊपर ध्यान दो, यूनिट एरिया। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इन अ यूनिट एरिया बिटवीन सन एंड अर्थ, एक यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी रिसीव्ड हो रही है सन और अर्थ के बीच में, इसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इसकी यूनिट है, तो कितनी होती है बेसिकली 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जो मैक्सिमम इंसुलेशन है ना वो ट्रॉपिक्स पर होती है देन इक्वेटर, इक्वेटर पर नहीं है, ट्रॉपिक्स पर है। और यदि सेम लैटिट्यूड की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैप है, ठीक है, कहीं पर भी ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, ये एक लैटिट्यूड है, यहां पर ओशियन है, ठीक है, और यहां पर कॉन्टिनेंट है। तो याद रखना कॉन्टिनेंट पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और ओशियन पर टेम्परेचर कम होगा, ये कॉमन है भाई। लैंड जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है, तो कॉन्टिनेंट पर यही होगा, मैंने आपको बता दिया। यहां पर देखो द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ये तो कुछ याद कर लेना। अलग यूनिट में अभी अपन ने कैलोरी पर सेंटीमीटर उससे पढ़ रहे थे, यहां पर क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर से पढ़ रहे हैं, कितनी होगी 1366, ठीक है। सोलर कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ये भी ठीक है, मगर आगे भी पढ़ लो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम ये भी ठीक है, आगे पढ़ लो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये भी सही है, आगे पढ़, मतलब सारे ऑप्शन सही है, मगर मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो देखना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ सन, ये सही ऑप्शन बढ़िया। इसमें देख लो द वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पर सेकंड क्या है, 1.36 किलो जूल पर सेकंड। इसका आंसर भी सोलर कांस्टेंट होगा, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब लास्ट में एक बढ़िया सा प्यारा सा कंसेप्ट करते हैं और अपने सेशन को खत्म करेंगे कि हाउ डज द हीट ट्रांसफर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। हीट ऐसे यार आप समझो, ठीक है भाई, एक लड़का था, ठीक है? एक लड़की थी जिसका नाम था मिनी, ठीक है, और एक लड़का था जिसका नाम था मीना। यदि क्लास ऐसे में ले रहा होता ना तो यहां पर का और लगा देता उधर भी लगा देता का, क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करूं, नहीं लगा रहा हूं। मीना और मिनी, मिनी मिनी और मीना, ठीक है, का लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है। अब दोनों लड़के, कोई मेरे से पूछता है ना कि जुड़वा हुए हैं क्या नाम रखे यही बताता हूँ मैं तो सबसे पहले, मिनी और मीना। फिर बोलता है अरे ये कैसा नाम है, मैं बोलता हूँ यार का भी लगा लो पहले, फिर हंसते हैं, मजाक करते हैं, दोस्तों से बोलता हूँ यूजुअली। अब सुनो मेरी बात, हाउ डज दी हीट ट्रांसफर इन एटमॉस्फेयर। मिनी है और मीना है भाई, मिनी ने मीना को जैसे ही छुआ तो भाई उसकी बॉडी में हीट तो छोड़ो, ठीक है, सुनना, टच किया तो बॉडी में हीट तो छोड़ भाई, एकदम करंट दौड़ गया भाई के बॉडी, भाई बेहोश, killed at slaughtered for a few moments, game over, ठीक है। चलो भाई सही है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, मीना क्या करा, ठीक है, मीना मिनी के पास खुद गया मिलने, खुद भाई मोमेंट करके मिलने गया, तो उसकी बॉडी में क्या आ गया, करंट आया, खुशी मिली भाई, वार्मनेस ऑफ लव, समझ रहे, घंटा लव समझो। और सुनो, ठीक है, अब यदि मीना
मीना ने बस मिनी को देखा, बस देखा ही है भाई, और सिर्फ देखने से कोई मोमेंट वगैरह कुछ ये यहाँ से सिर्फ देखा, नो मोमेंट, ठीक है, कोई मोमेंट नहीं भाई, सिर्फ देखने से ही क्या, सिर्फ नो मोमेंट मतलब कि भाई स्माइल करने से, ठीक है, सिर्फ स्माइल करा तो भाई उसमें ही बेहोश भाई। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? मेरे को मजा आ रहा है इसलिए? ना, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. It's only for the reason to make you understand conduction, convection, and radiation. The first example that I gave you, it is called conduction. ठीक है, and the second example that I gave you, it is called convection, and the third example that I gave you, it is called radiation. ठीक है, सुनो मेरी बात, कभी भी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, हीट ट्रांसफर हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ बॉडी. भाई उसने पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, तो दोनों बॉडी हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है. अब कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यहाँ पर क्या है कि मोमेंट हुआ था, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द बल्क मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस एंड लिक्विड. इसके बारे में और आप पढ़ोगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि चैप्टर में आगे करवा दूंगा फिजिक्स में. कन्वेक्शन में वर्टिकल हीटिंग, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि वर्टिकल हीटिंग ओनली अप टू ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में वर्टिकल हीटिंग होती है, उसको कन्वेक्शन कहा जाता है, वो भी एक एग्जांपल है कन्वेक्शन. फिर आता है रेडिएशन, बस स्माइल देखकर ही भाई पिघल गया. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. फॉर एग्जांपल लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, फॉर एग्जांपल लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है, एक घटिया सा कंसेप्ट पढ़ाता हूं आपको, सुनना बस थोड़ी देर में, इतना जरूरी नहीं है, चाहो तो यहीं पर स्किप कर दो. ठीक है, मगर सुनो, यहां से लाइट की रे आई, ठीक है, आपको दिख रहा है यहां से एटमॉस्फेयर चालू हो रहा है. ठीक है, यहां पर बीच में इतनी सारी चीजें मिलेंगी जो कि इस रे से टकराएगी, फिर आखिरी में जाकर अर्थ के अंदर एनर्जी रिसीव होगी. अब जितनी भी एनर्जी रिसीव होगी उतनी की उतनी निकाल देगी. देखो मैं आपको बता रहा हूं, एटमॉस्फेयर के टॉप पर 100 यूनिट रिसीव हुई, 65 एटमॉस्फेयर ने क्या कर ली? एब्जॉर्व कर ली, और 35 क्या करी? वहीं के वहीं स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गई. 35 रिफ्लेक्ट हो गई, जिसमें से 27 क्लाउड ने ले ली, 2 स्नो और आइस ने, 6 स्पेस में. ये रटने मत बैठ जाना. अब जो 65 एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्व हुई ना, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है, आप ऐसे समझो कि 100 में से 35 तो गई, भूल जाओ, अब 65 है मौजूद, या आप इसको बोल दो 65 अभी हमारे पास है प्रेजेंट. तो इस 65 प्रेजेंट में से 14 दोबारा एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व कर ली. अब बची 51 जो कि अर्थ के सरफेस में आई. तो अब मेरी बात सुनो, नाउ अर्थ विल रेडिएट बैक द एब्जॉर्ब 51 यूनिट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. समझ में आया? तो अर्थ ने कितनी एब्जॉर्व करी थी? 51. 49 तो पहले ही चली गई, 51, और जितनी 51 उसने एब्जॉर्व करी उतनी की उतनी पूरी रेडिएट बैक कर देगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. और यही लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करती है. ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे आती है मैं आपको बताऊं. जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है. अर्थ का एटमॉस्फेयर बना देता हूं, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है. अर्थ ने तो चलो ठीक है हीट क्या कर दी? रिलीज कर दी, मगर यहां पर कुछ गैसेस प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल CO2, उन्होंने इसको उठाकर और अंदर डाल दिया. गैसेस का काम क्या है? इस हीट को उठाया और अंदर डाल दिया, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग. दैट्स इट. समझे आप मेरी बात? तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, जो 51 है उसमें से अब रेडिएशन का भी देख सकते हो कि 17 जो यूनिट है वो स्पेस में चली गई, जो 34 है वो एटमॉस्फेयर में गई. कैसे? 6 एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली, 9 कन्वेक्शन और टर्बुलेंस, और 19 लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. तो बस ये इतना, ये 3 पॉइंट ऐसे याद कर लेना कि जब वो जा रही है एटमॉस्फेयर में, रेडिएट हो रही है, तो कैसे कैसे होगी? कन्वेक्शन और टर्बुलेंस और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जा रही है. दैट्स इट. और एक ये याद कर लेना कि जितना वो एब्जॉर्व करती है उतना पूरा का पूरा वो रिलीज कर देती है. क्लियर है? अब आगे चल के अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, नॉट टुडे, इन द ठीक है, लेटर क्लासेस, आगे वाली क्लासेस में अपन क्वेश्चन करेंगे. एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, इसी तरीके के साथ मेरे को बताना सेशन कैसा लगा, डिड यू एंजॉय और नॉट. आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज आई कैन, to bring as fun as I could here in this session. So thank you very much everyone. Jai Hind.